नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज हम जिस विषय में अध्ययन करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन प्लान। हम जानते हैं कि यदि हम टीचर ट्रेनिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर लेसन प्लान को जानना, समझना और उसको तैयार करने का कौशल जो जानना आवश्यक होता है। इस वीडियो में हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो है मीनिंग ऑफ लेसन प्लान, पाठ्य योजना का अर्थ क्या है, डेफिनेशन ऑफ लेसन प्लान, पाठ्य योजना की परिभाषा, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ लेसन प्लान और स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान। आज हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में इन बिंदुओं को कवर कर पाएँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि पाठ्य योजना का अर्थ क्या होता है। हम ये मानते हैं कि यदि हम किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक योजना तैयार कर लें तो उस कार्य की सफलता सुनिश्चित हो जाती है। ठीक उसी तरीके से एक शिक्षक को कक्षा में पढ़ाने से पूर्व कुछ तैयारियां करनी पड़ती है और उन तैयारियों के लिए उनको 3 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जिसे हम शिक्षण से पूर्व अवस्था प्री एक्टिव फेज़, शिक्षण अवस्था इंटरएक्टिव फेज़ और शिक्षणोत्तर अवस्था या फिर पोस्ट एक्टिव फेज़ कहते हैं। पाठ्य योजना जो है वो प्री एक्टिव फेज़ के अंतर्गत शामिल होता है। प्री एक्टिव फेज़ शिक्षण से पूर्व अवस्था, अर्थात आप किसी भी कार्य को या पाठ्य योजना बनाने से पहले जो एक पाठ की तैयारी होती है वो प्री एक्टिव फेज़ में आता है, जिसे हम पाठ्य योजना के रूप में जानते हैं। इंटरएक्टिव फेज़ का मतलब ये होता है कि एक शिक्षक और छात्र के बीच में पाठ को पढ़ाने के दौरान जो भी गतिविधियां होती हैं, जो भी इंटरैक्शन होता है, वो सारी प्रक्रियाओं की तैयारी जो है वो इंटरएक्टिव फेज़ के अंतर्गत हम करते हैं। और शिक्षणोत्तर अवस्था, जिसमें हम पाठ को पढ़ाने के पश्चात विद्यार्थी का जो मूल्यांकन करते हैं और उसकी जो योजना तैयार करते हैं, वो हम पोस्ट एक्टिव फेज़ के अंतर्गत करते हैं। अब हम जानते हैं कि पाठ्य योजना का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ लेसन प्लान। पाठ्य योजना में शिक्षक को बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक होता है, जैसे विषय के उद्देश्यों का निर्धारण करना। जब भी कोई हम पाठ्य योजना तैयार करते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि उस विषय को निर्धारित करें जिसके लिए आपको पाठ्य योजना तैयार करनी है। तो विषय का निर्धारण हम इस उद्देश्य से करते हैं कि हम छात्रों में उस विषय को के प्रति जागरूकता विकसित कर सकें, उस विषय के प्रति रुचि जागृत कर सकें। इस उद्देश्य से सबसे पहला काम ये होता है कि हमें कौन सा विषय पढ़ाना है, वो सामाजिक विज्ञान विषय है या विज्ञान विषय है, जो भी आपका अपना विषय होता है, उस विषय के उद्देश्यों का निर्धारण सबसे पहले किया जाता है, जिसके रूप में हम छात्रों के अंदर उस विषय के प्रति रुचि जागृत करने का काम करते हैं, जिसे हम सामान्य उद्देश्य के रूप में भी कह सकते हैं। दूसरा होता है विषय के प्रकरण से संबंधित शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना। अब जब हमने विषय का चयन कर लिया है तो हम अब प्रकरण का चयन करेंगे। किस प्रकरण को हमको उस छात्रों के सामने उस कक्षा में प्रस्तुत करना है, जिसे हम विशिष्ट उद्देश्यों का नाम देते हैं। और उस उद्देश्यों के निर्धारण के लिए चाहे आप बहुत सारे विशिष्ट उद्देश्य हैं, हम जानते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य हैं। तो अब हम उस प्रकरण के उस विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं जो हम उस 40 मिनट की या 1 घंटे की अवधि में जिसको हम पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं उस समय में उस उद्देश्यों को हम पूरा कर लें। उसको देखते हुए उस प्रकरण के विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। तीसरा है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विषय वस्तु की तैयारी। हमने अपने सामान्य उद्देश्य बना लिए विषय से संबंधित, हमने अपने प्रकरण से संबंधित विशिष्ट उद्देश्यों को तैयार कर लिया। अब हमारी जो तीसरी योजना का स्वरूप होगा वो है पाठ के विषय वस्तु की तैयारी। आपको 40 मिनट या 1 घंटे जो भी आपका कालखंड का समय होता है, उस कालखंड के समय में उस प्रकरण के कितने हिस्से को पढ़ाना है, उसके किन किन बिंदुओं को आपको पढ़ाना है, इन सारी चीज़ों की एक रूपरेखा तैयार करना जो है वो विषय वस्तु की तैयारी के अंतर्गत आता है, जो आपके उस उद्देश्य को, जो आपने विशिष्ट उद्देश्य तैयार किया है, उसको पूरा करने के लिए सहायक होते हैं।
नेक्स्ट होता है प्रस्तुतिकरण हेतु शिक्षण विधि, शिक्षण व्यूह रचना और कक्षा में अंतःक्रिया इत्यादि पर निर्णय। हम जानते हैं कि जब पाठ्य योजना तैयार की जाती है तो विषय और प्रकरण के बाद बहुत सारी ऐसी कार्यप्रणाली विकसित होती, जैसे स्ट्रेटजी क्या होगी उस पाठ को पढ़ाने की, शिक्षण विधि हम कौन से यूज़ कर सकते हैं, किन किन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग उस पाठ को प्रकरण को पढ़ाने के लिए हम उपयोग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों की व्याख्या, इन सारी चीज़ों की तैयारी जो है, इन सारे प्रक्रियाओं पर निर्णय जो है वो आपको इस अवस्था में लेने पड़ते हैं। और फिर आता है मूल्यांकन के लिए सही प्रक्रिया का निर्धारण। जब आपने पाठ को पढ़ा लिया तो अब बहुत आवश्यक है कि आप उस पाठ का मूल्यांकन भी करेंगे। उस मूल्यांकन के लिए आपके बोधगम्य प्रश्न क्या होंगे, आपके विकासात्मक प्रश्न क्या क्या होंगे, आपके पुनरावलोकन के प्रश्न क्या क्या होंगे, आपने कक्षा कार्य में कौन सी चीज़ें आपको शामिल करनी हैं, और गृह कार्य जिससे आप विद्यार्थी की रचनात्मकता को आप देख सकते हैं, वो आप क्या देंगे, इसकी पूरी भूमिका जो है वो आपको मूल्यांकन हेतु तैयार करनी होती है। पाठ्य योजना की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लेसन प्लान। बहुत सारी परिभाषाएं पाठ्य योजना के लिए दी गई हैं। यहाँ पर हम 2 परिभाषाओं की चर्चा करेंगे। पहली परिभाषा जो डॉक्टर पारिख ने दी है कि पाठ्य योजना एक ब्लूप्रिंट नहीं है जिसको कि हर कीमत पर स्वीकार ही करना है, बल्कि यह एक पथ प्रदर्शक, कक्ष क्रियाओं की क्रमिक निर्देशिका, आवश्यक शिक्षक बिंदुओं की सूचिका, ऐच्छिक क्रियाओं के सुझाव एवं कक्षा में अनुसरण करने वाली विधियां हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हम पाठ्य योजना को एक तरह का आवरण बना देते हैं, ऐसा नहीं है। पाठ्य योजना जो है वो एक फ्लेक्सिबल होती है। आपको जब आप पाठ्य योजना तैयार करते हैं तो आपको एक क्लासरूम को एज्यूम करना होता है और उस कल्पना के आधार पर आप उस पाठ्य योजना को तैयार करते हैं कि हमारे विद्यार्थी क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, या हम अपने विद्यार्थियों को उस प्रकरण को समझाने के लिए इस तरह के शिक्षण विधि का उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, या हम इस तरह के प्रश्न पूछें तो विद्यार्थियों का मूल्यांकन हम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। इस तरह की भूमिका जो है वो आप एक कल्पना के रूप में पाठ्य योजना तैयार करते समय बनाते हैं। परंतु जब आप कक्षा में जाते हैं तो उसका स्वरूप अलग होता है, क्योंकि विद्यार्थियों की रुचि, विद्यार्थियों के उस कक्षा के समय में उनका व्यवहार, उनकी आवश्यकता, उनकी रुचि किस तरीके में है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए आपको अपनी पाठ्य योजना में कहीं ना कहीं एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक मोड़, एक लचीलापन लाना पड़ता है, जिसमें उस कक्षा की आवश्यकता, उस बच्चों की रुचि और दक्षता के आधार पर आप अपनी पाठ्य योजना को एक दूसरे रूप में प्रस्तुत कर सकें, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को संतुष्ट कर पाएँ और अपने पाठ के उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हो पाएँ। तो पाठ्य योजना आपको एक मार्ग दिखाती है, एक रास्ता दिखाती है, एक दिशा निर्देश देती है, लेकिन वो एक लचीलापन स्वरूप में होनी चाहिए ताकि आप हर बच्चे को उसकी रुचि, उसकी दक्षता और उसकी आवश्यकता के आधार पर पढ़ाने में सफल हो सकें। दूसरी जो परिभाषा दी गई है वो प्रोफेसर BD भाटिया एवं K भाटिया जी के द्वारा दी गई है। उनका ये मानना है कि पाठ्य योजना इस बात का निर्देश करती है कि अब तक क्या किया जा चुका है, अगली बार छात्रों को किस दिशा में निर्देशन देना चाहिए और कौन सा कार्य तुरंत क्रियान्वित करना है, यह प्राप्य उद्देश्यों और उन विशिष्ट साधनों का जिनके माध्यम से उसे कालांश के दौरान, जो कि छात्र और अध्यापक एक साथ व्यतीत करते हैं, की जाने वाली क्रियाओं के परिणाम के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। मतलब पाठ्य योजना, इनका ये मानना है कि पाठ्य योजना आपको निर्देशित कर रही है कि आपने अब तक छात्रों के साथ क्या क्या एक्टिविटी की है और उसके आधार पर आपने छात्रों के अंदर किस तरीके की विषय के प्रति रुचि जागृत की है, और आगे आपको इस पाठ्य योजना के माध्यम से छात्रों में और किस तरीके की चीज़ें विकसित करनी हैं। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपका एक टीचर का, एक हम जानते हैं कि टीचिंग जो है वो एक 2 वे प्रोसेस होती है और टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होना ज़रूरी होता है। तो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, उनकी जो अंतःक्रिया होती है उस विषय वस्तु के प्रति, वो अंतःक्रिया ही छात्रों के मूल्यांकन का आधार बनती है और आपके पाठ के उद्देश्यों के पूरा करने का आधार बनती है।
तो ये हमें एक दिशा निर्देश प्रदान करती है जिसके आधार पर आप अपने पाठ्य योजना को एक अलग स्वरूप में ले जाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाठ्य योजना की आवश्यकता क्या है और उसका महत्व क्या है। क्यों हम टीचर ट्रेनिंग प्रोसेस में पाठ्य योजना की बात करते हैं, या हम एक शिक्षक जो बीएड या डीएलएड करने से पूर्व भी तो क्लास को पढ़ाता है, लेकिन उस समय तो वो पाठ्य योजना के बारे में नहीं जानता है। तो आखिर ऐसी क्या आवश्यकता है, महत्व है, जिसे हम पाठ्य योजना को शिक्षक प्रशिक्षण का एक मुख्य हिस्सा मानते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। पाठ्य योजना निम्नांकित स्वरूपों में शिक्षक की सहायता कर सकती है। पहली चीज़ तो पाठ्य योजना प्रकरण के कक्षा शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करके शिक्षक के कार्यक्षेत्र को सीमाबद्ध कर देती है। आप जब एक क्लास का स्वरूप डिसाइड करते हैं तो वहाँ पर आपको पता रहता है कि मेरे 40 मिनट के कालखंड में मुझे इस प्रकरण को इन बिंदुओं की जानकारी हमको प्रदान करनी है और उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है। ये पूरी सीमाएं जो हैं वो सबसे पहली चीज़ होती है कि पाठ्य योजना एक शिक्षक को उसके पाठ के पढ़ाने से पूर्व एक सीमाबद्ध स्वरूप में हमको एक प्रक्रिया प्राप्त हो जाती है। दूसरी है, पाठ्य योजना की सहायता से संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित हो जाती है। ये हम मानते हैं, जैसा हमने पहले भी कहा कि यदि आप कोई कार्य से पूर्व उसकी एक योजना बना लें तो वो उस कार्य की प्रक्रिया जो है उसकी सफलता का आधार बढ़ जाता है। तो पाठ्य योजना भी उसी का एक स्टेप होती है। वो हमको एक प्लानिंग वे में काम करने के लिए, एक सुव्यवस्थित रूप से काम करने के लिए हमको एक दिशा निर्देश देती है। तीसरी चीज़ है, पाठ्य योजना अपने उचित संगठन, क्रमबद्धता एवं व्यवस्था के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मृत्युता प्रदान करती है। मतलब एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सरल बनाने का काम जो है वो पाठ्य योजना हमको करती है। पाठ्य योजना की सहायता से विषय के नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना आसान होता है। जैसा हम हार्वर्ड की पाठ्य योजना में भी पढ़ते हैं, हार्वर्ड की पाठ्य योजना भी इस बात पर जोर देती है कि हमेशा हमें पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना होता है। किसी भी पाठ को पढ़ाने में पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जब आप जोड़ते हैं तो सीखने की प्रक्रिया जो है वो सरल हो जाती है। तो पाठ्य योजना की सहायता से हम वही काम करते हैं, विषय के नवीन पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने का कार्य करते हैं। अर्थात पिछला पाठ जो आपने पढ़ाया है या जो पिछला प्रकरण जो आपने पढ़ाया है, उस प्रकरण से आगे वाला प्रकरण किस तरीके से जुड़ रहा है, उसके लिए यदि आप एक बच्चे को प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसको आने वाला अगला पाठ जो होता है या उसको जो नवीन पाठ है वो सीखने में आसानी हो जाती है। पाठ्य योजना की सहायता से सैद्धांतिक ज्ञान को उसके व्यवहारिक प्रयोग से जोड़ा जा सकता है। आप जो भी प्रकरण पढ़ा रहे हैं उसका जो थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, आपके शिक्षण विधि, आपके बहुत सारे उदाहरण और आपके जो क्लासरूम में एक्टिविटी कराते हैं या आप टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है उनका उपयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें उस सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान के रूप में बदलने में बच्चों की सहायता करती है। नेक्स्ट है, पाठ्य योजना शिक्षक को कक्षा के मानसिक एवं भावात्मक वातावरण को पहले से अनुभव करने, कल्पना करने और पूर्वानुमान करने में सहायता करती है। जब आप पाठ को पढ़ाने से पूर्व उसकी योजना तैयार करते हैं तो आप अपनी कक्षा के हर एक विद्यार्थी की मानसिकता को अपने अंदर महसूस करते हैं। आपके पास वो अनुभव होता है कि आपकी कक्षा में यदि 30 या 40 बच्चे हैं तो वो किस किस मानसिक स्तर के बच्चे हैं, किस किस तरह के व्यवहार के बच्चे हैं और उनकी दक्षता क्या है, उनकी रुचि क्या है, उनकी क्षमता क्या है। आपके पास ये पूर्व ज्ञान होता है और आप इसी ज्ञान के आधार पर अपनी पाठ्य योजना का एक आधार तैयार करते हैं या आप अपने प्रकरण को पढ़ाने के लिए एक भूमिका तैयार करते हैं। तो पाठ्य योजना जो है वो उसमें आपकी सहायता करती है। इसी तरीके से कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने में भी शिक्षक की सहायता करती है। एक पाठ्य योजना आपके अंदर एक आत्मविश्वास विकसित कर देता है कि आज हमको किस तरीके की चीज़ें कक्षा में पढ़ानी है। विषय वस्तु पे आपका कमांड हो जाता है क्योंकि आपने उसकी एक पूर्व तैयारी कर ली है। नेक्स्ट है, पाठ्य योजना शिक्षक को विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए
उचित शिक्षण व्यूह रचना का चुनाव करने, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करने के लिए पूर्व तैयारी करने में मदद करती है। जब आप पाठ को बनाते हैं तो आपके अंदर सारी चीज़ें डेवलप होती हैं कि हमें यहाँ पर कौन सी स्ट्रेटजी या कौन से शिक्षण विधि लगाएंगे तो बच्चा ज़्यादा सरलता से सीखेगा, या किस तरह के टीचिंग एड्स का उपयोग हम करें तो बच्चे को इस प्रकरण को समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट है अधिगम प्रक्रियाओं से संबंधित सभी कार्यों का उचित मूल्यांकन करने में अध्यापक व विद्यार्थी दोनों को सहयोग प्रदान करती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है पाठ के अंतर्गत, तो उसके लिए हमको पाठ्य योजना सहायता करती है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी योग्यताओं एवं क्षमताओं के अनुसार कक्षा शिक्षण को उचित स्तरों में विभाजित करके शिक्षक की मदद करती है। जैसा कि हम प्रस्तुतिकरण के दौरान देखते हैं कि हम 2 अन्वितियों में पाठ को पढ़ाते हैं और उसके आधार पर अलग अलग शिक्षण विधि उपयोग करते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हर कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। हर बच्चा, इवन 2 ट्विंस की भी हम बात करें तो उनमें भी कुछ ना कुछ अंतर होता है। तो हमारे पास कक्षा के 40 बच्चों में 40 तरह की मानसिकता होगी और 40 तरह के व्यवहार होंगे। हर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस को पहचानना और उसके आधार पर उसको शिक्षा देना जो है वो ज़रूरी होता है, तभी हम अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। तो हमें पाठ्य योजना इस चीज़ के लिए बहुत मदद करती है। कक्षा शिक्षण के अंतर्गत कक्षा के जो विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर बच्चों को हम पहचानते हैं और उनके आधार पर हम अपने पाठ को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए पाठ को 2 अन्वितियों में पढ़ाया जाता है ताकि पाठ और सरल हो जाए। और स्टेप बाय स्टेप जब हम किसी चीज़ को पढ़ाते हैं तो बच्चा जल्दी सीखता है, इसलिए ये सारी प्रक्रियाओं में पाठ्य योजना हमारी मदद करती है। पाठ्य योजना शिक्षक में निर्णय लेने की योग्यता, आत्मविश्वास और अध्यापकी क्षमता को बढ़ाने में भी सहायता करती है। ये हम महसूस करते हैं कि योजना बनाकर, जब हम पाठ्य योजना बनाकर कक्षा में जाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास जो है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है पाठ्य योजना की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं पाठ्य योजना की, उसको जानने की कोशिश करते हैं। एक अच्छी पाठ्य योजना जो है उसको सदैव लिखित रूप में निर्मित किया जाना चाहिए। पाठ्य योजना मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी होती है, लेकिन लिखित पाठ्य योजना का एक अलग स्वरूप होता है। मौखिक पाठ्य योजना आपकी एक कल्पना होती है जो बहुत स्थायी नहीं होती है, इसलिए लिखित रूप में पाठ्य योजना को निर्मित किया जाना चाहिए। पाठ्य योजना में केवल अनुदेशात्मक उद्देश्यों को मात्र उल्लेख ही नहीं किया जाता, बल्कि इसको व्यवहारिक शब्दावली में व्यक्त करने का भी प्रयास किया जाता है। जैसे हमने पूर्व में कहा कि केवल सैद्धांतिक बातों पर इसमें जोर नहीं दिया जाता। जो शिक्षण विधि का प्रयोग हम करते हैं, जो हम उदाहरण देते हैं, या जो हम टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं मूल्यांकन की प्रक्रिया में, यदि हम क्लासरूम एक्टिविटी कुछ कराते हैं, कुछ प्रैक्टिकल कराते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को व्यवहारिक स्वरूप में बदलने में सहायता करती है। पाठ्य योजना में पाठ को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाले सभी शिक्षण साधनों और सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। जैसी पाठ की आवश्यकता होती है, जैसे पाठ का उद्देश्य आपने डिसाइड किया है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिस भी तरह के शिक्षण टीचिंग एड्स की उपयोगिता होती है वहाँ पर उसका उपयोग किया जाता है। पाठ्य योजना में पाठ को पढ़ने संबंधी उद्देश्यों को लिखा जाता है। जो पाठ में आपको पढ़ना है उस पाठ के लिए, हम उस पाठ को पढ़ने के लिए क्या उद्देश्य ज़रूरी हैं वो उद्देश्यों को हम लिखते हैं। एक अच्छी पाठ्य योजना में पाठ के प्रस्तुतिकरण के लिए उचित विषय वस्तु का चयन और उसका सुव्यवस्थित ढंग से गठन कर पाठ को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। आपका प्रकरण, आपका विषय, उसके बाद आपका प्रकरण, वो पाठ्य योजना के लिए एक बेसिक चीज़ होती है। उसके आधार पर ही आप आगे की प्रक्रियाओं को गठित कर सकते हैं। इसी में आगे ये है कि पाठ्य योजना में विषय वस्तु तथा अधिगम अनुभव के सही ढंग से प्रस्तुतिकरण हेतु जो भी शिक्षण विधियाँ, प्रविधियाँ, शिक्षण तकनीकी अपनाई जाती है उसको प्रस्तुत करने के ढंग का संपूर्ण विवरण दिया जाता है। हमने इसके लिए पहले भी चर्चा की है। एक प्रभावशाली पाठ्य योजना की विशेषता ये होती है कि उसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रभावशाली ढंग से भागीदारी रहे। हमेशा टीचिंग जो है वो 2 वे प्रोसेस है, तो हमेशा आपको
ये कोशिश करनी है, आपकी पाठ्य योजना में ये चीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिसमें छात्र का पार्टिसिपेशन हो। ये वन वे प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, एक्टिवली स्टूडेंट और टीचर दोनों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तभी आपकी क्लास एक्टिव रहेगी और तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिखा पाएंगे। पाठ्य योजना में इस बात का भी उल्लेख होता है कि शिक्षक पाठ को पढ़ाने के समय में महत्वपूर्ण गतिविधियों को प्रकाश में लाने हेतु किस प्रकार के साधन जैसे श्यामपट्ट, मॉडल, चित्र इत्यादि का प्रयोग करेगा। जैसे टीचिंग एड की बात हमने की। पाठ्य योजना में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भेद का समुचित ध्यान रखा जाता है। पाठ्य योजना में एकीकरण के सिद्धांतों का पूरा पालन किया जाता है और पाठ्य योजना में यह पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है कि शिक्षक को इसमें वर्णित बातों में योजना में अपनी स्थिति के अनुसार परिवर्तन करने की स्वतंत्रता रहे। जैसे हमने पहले भी कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होनी चाहिए। डॉक्टर पारेख की परिभाषा से भी हमने इस चीज़ को जाना कि कभी ये बंधन नहीं होना चाहिए, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। छात्रों की रुचि और उसकी आवश्यकता के आधार पर आपकी पाठ्य योजना में आपको परिवर्तन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि पाठ्य योजना के पद कौन कौन से होते हैं, स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान। सामान्यतः हम हर्बर्ट की पाठ्य योजना को पढ़ रहे हैं। पाठ्य योजना के बहुत स्वरूप हैं, हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में इस चीज़ को जानेंगे कि अप्रोचेस क्या क्या होते हैं लेसन प्लान के। यहाँ पर जो हर्बर्ट की पाठ्य योजना है उसके आधार पर, या एक कॉमन स्वरूप जो पाठ्य योजना का होता है उसके जो पद बताए गए हैं, हमारे अपने जो बीएड के डीएलएड के बच्चे हैं उनकी पाठ्य योजना में जो हमने मुख्य बिंदुओं को शामिल किया है, उसी के आधार पर इस बिंदुओं को मैं आपके साथ बांटना चाह रही हूँ। इसमें कुछ मुख्य पद हैं, जैसे सामान्य उद्देश्य हमने बात की थी। सामान्य उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो विषय से संबंधित होते हैं, जिसका दूरगामी प्रभाव होता है, जिसमें उस विषय के प्रति रुचि जागृत करने के लिए हम प्रयास करने की कोशिश करते हैं। तो वो सबसे पहले हमको उस विषय के सामान्य उद्देश्यों को तैयार करना पड़ता है। ये सामान्य उद्देश्य आप अपने विषय के आधार पे 5, 3 ऐसे इस तरीके से आप लिखते हैं। दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। ये पूरी तरीके से आपके प्रकरण पर डिपेंड होता है। आपको 40 मिनट की अवधि में जिस प्रकरण को पढ़ाना है उस प्रकरण के विशिष्ट उद्देश्य क्या होंगे ना। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें आपके विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं। उस पाठ के स्वरूप को देखते हुए, उस प्रकरण के आवश्यकता को देखते हुए आपको इनमें से विशिष्ट उद्देश्यों का चयन करना होता है और उस पाठ में आपको शामिल करते हुए पाठ के विशिष्ट उद्देश्य तैयार करने पड़ते हैं। तीसरी चीज़ है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान से ही नवीन ज्ञान का आधार जोड़ना होता है। वही पाठ के सीखने का या नए पाठ को प्रस्तुत करने का एक आधार बनता है। तो हमेशा छात्र को उस प्रकरण से संबंधित कुछ प्रीवियस नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए। इस आधार पे आप या कितनी जानकारी वो पूर्व ज्ञान की रखते हैं, इसलिए आपको उनसे कुछ चर्चा करनी होती है, कुछ इंटरेक्शन करना होता है, ताकि उनके पूर्व ज्ञान को आप जान पाएँ और उसी पूर्व ज्ञान से आपको अपने पाठ प्रकरण के नवीन ज्ञान को जोड़ना होता है। नेक्स्ट है सहायक शिक्षण सामग्री। आपको कौन कौन से मुख्य टीचिंग एड्स आपके पाठ में यूज़ करने हैं पढ़ाने के लिए, उसकी तैयारी, उसकी प्रक्रिया जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रस्तावना, पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न को प्रश्न और प्रश्नों का क्रम सरल से कठिन होना चाहिए। प्रस्तावना के अंतर्गत ज़रूरी नहीं है कि हम कोई प्रश्न ही पूछें। प्रस्तावना में आप कोई कहानी के रूप में पाठ को प्रस्तुत कर सकते हैं, आप कोई संस्मरण के रूप में पाठ को प्रस्तुत कर सकते हैं, आप उस पाठ को प्रस्तुत करने के लिए कोई पिक्चर दिखा सकते हैं और उस पर कोई बात आप रख सकते हैं। किसी भी रूप में आप अपने पाठ को प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावना का स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं, और नहीं तो प्रश्नों का भी हम सहारा ले सकते हैं। प्रश्न कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 प्रश्न प्रस्तावना में होना चाहिए, क्योंकि हर्बर्ट के अनुसार प्रस्तावना में हम मैक्सिमम 5 मिनट का समय देते हैं। तो उस 5 मिनट के समय में आपको पाठ को प्रस्तावना प्रस्तुत करने के लिए क्या भूमिका हो सकती है, ये आपको पाठ के आधार पर और बच्चों की कक्षा में जो उनकी रुचि है उसके आधार पर डिसाइड करना होता है। और ये जो प्रश्न आप पूछते हैं, इन प्रश्नों को एक क्रम देना चाहिए।
एक प्रश्न दूसरे से संबंधित हो, एक प्रश्न का उत्तर जो मिलता है उस उत्तर से दूसरा प्रश्न निर्धारित होता है और दूसरे प्रश्न के उत्तर से तीसरा प्रश्न निर्धारित होता है। इस तरीके से एक क्रम के रूप में आपको प्रस्तावना प्रश्नों को तैयार करना पड़ता है और ये प्रश्न बहुत सामान्य प्रश्न जो बच्चे के डेली रूटीन से रिलेटेड होने चाहिए, ताकि बच्चा उसके प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होने चाहिए, ताकि बच्चा उसको जवाब दे पाए। नेक्स्ट है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन हमको हमेशा पूर्ण वाक्य में लिखना चाहिए, क्योंकि ये वो बिंदु होता है जहाँ पर बच्चा ये जानता है कि आज हमको इस विषय के इस प्रकरण पर इस प्रकरण को पढ़ाया जा रहा है। तो हमेशा ये कंप्लीट सेंटेंस में होना चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर के जो मानसिकता है वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, उसको कहीं भी भ्रम नहीं होना चाहिए। प्रस्तुतिकरण आवश्यकता अनुसार 2 अनुवृत्तियों में हम अध्यापन करते हैं, ताकि हम उसको स्टेप बाय स्टेप अपने पाठ को अरेंज भी कर सके और बच्चों को सीखने में भी आसानी हो सके। बोधगम्य प्रश्न। बोधगम्य प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जो एक अनुवृत्ति के बाद पूछे जाते हैं। कम से कम 3 प्रश्न हम रखते हैं, ताकि हम उस एक अनुवृत्ति में जितने कंटेंट को पढ़ाए हैं वो कंटेंट बच्चे ने सीखा या समझा नहीं या नहीं, ये जानने की कोशिश हम बोधगम्य प्रश्नों के माध्यम से करते हैं। पुनरावलोकन प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जो दोनों अनुवृत्तियों को पढ़ा लेने के बाद दोनों अनुवृत्तियों से पूछे जाते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि दोनों अनुवृत्तियों में जिस कंटेंट के बारे में हमने बच्चों को जानकारी दी है, बच्चों ने उस जानकारी को लिया भी है, सीखा भी है या नहीं। ये कम से कम 5 हो सकते हैं। अभ्यास। अभ्यास कक्षा अभ्यास की बात हम कर रहे हैं। वहाँ पर आप कोई फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों से कराते हैं, कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी करा लेते हैं, या मैच द कॉलम करा सकते हैं। कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो उस प्रकरण से रिलेटेड हो, जिससे आप बच्चे के प्रैक्टिकल नॉलेज को जान पाएँ और ये जान पाएँ कि बच्चे ने जो थ्योरेटिकल चीज़ ली वो कर भी पा रहा है कि नहीं। क्योंकि हमको अपने मूल्यांकन में बच्चे के कार्य के रूप में परिणति को देखना ज़रूरी होता है। तो अभ्यास में हम बच्चे को क्लासरूम में ऐसी एक्टिविटी कराते हैं उस प्रकरण से रिलेटेड, जिससे हम उनके नॉलेज को चेक कर पाएँ। और लास्ट होता है गृह कार्य। गृह कार्य स्व अध्ययन के गुण को विकसित करने के लिए दिया जाने वाला कार्य माना जाता है। यहाँ पर बच्चे के अपने सेल्फ स्टडी के साथ साथ उसकी अपनी रचनात्मकता को भी हम चेक करते हैं कि किस तरीके से बच्चा इस पाठ के आधार पर कोई काम करने में सक्षम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इस तरीके से आज हमने पूरे पाठ्य योजना का एक परिचय प्राप्त किया है। हम अपने आगामी जो भी वीडियो आएंगे उसमें हम पाठ्य योजना की सीरीज़ को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उसके वेरियस अप्रोचेस को जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।